हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल बीके मैम जीएस सेंटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों का जो सेशन चल रहा है वह संविधान का चल रहा है। भारतीय संविधान के बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। यह जो मैराथन अध्ययन है, मैराथन क्लास है, इसमें संविधान के सभी पार्टों को सम्मिलित किया जाएगा और इसके बाद से संविधान का टेस्ट सीरीज कराया जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट अवश्य करिए। हम लोगों ने संविधान के इस सीरीज में भारतीय संविधान के संक्षिप्त इतिहास को जाना है। दूसरे पार्ट में हम लोगों ने भारतीय संविधान की उद्देशिका तथा प्रस्तावना को देखा है। उसके बाद हम लोगों का जो पार्ट है भारतीय संविधान की अनुसूचियां को हम लोगों ने देखा है। उसके बाद से हम लोग का जो अगला सेशन है वो भारतीय नागरिकता का सेशन था, जिसको हम लोगों ने देख लिया है इसके पहले के पार्ट में। और उसके बाद से मौलिक अधिकार को हम लोगों ने विस्तृत रूप से अध्ययन कर लिया है कि मौलिक अधिकार क्या हैं, कितने हैं। अब हम लोगों का जो आज का सेशन का जो टॉपिक है वह है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इस पार्ट में हम लोग आज राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यह क्या है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है, यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका स्रोत आयरलैंड है। तो कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं या स्रोत क्या है, तो यह स्रोत है आयरलैंड का संविधान। और यह किस भाग में है, तो यह संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसका वर्णन किया गया है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न है, यानी कि जो सिद्धांत हैं वह कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 38, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके। अनुच्छेद 38 यह कहता है कि राज्य जो है वह लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके। यानी कि जो भी नागरिक हैं उनको सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से न्याय मिल सके। अनुच्छेद 38 के अनुसार अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसी में है। यानी कि अनुच्छेद 29 को जो है वह भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि उसको जो भी विधिक सहायता लेना हो वह निःशुल्क हो और समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था जो है अनुच्छेद 39 को में किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 39 ख, सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। यानी कि अनुच्छेद 39 ख जो है यह सार्वजनिक धन का स्वामित्व और नियंत्रण को यह बताता है कि इस प्रकार करना चाहिए ताकि सार्वजनिक हित का, यानी कि सार्वजनिक जो भी संपत्ति है उसका रक्षा करना अनुच्छेद 39 ख में बताया गया है। अनुच्छेद 39 ग है धन का समान वितरण, यानी कि अनुच्छेद 39 ग जो कहता है कि धन का समान वितरण होना चाहिए। अनुच्छेद 40 जो है यह कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिससे कि ग्राम सभा स्तर पर जो भी कार्य हैं उसको सुनियोजित ढंग से किया जा सके। गांव के लोगों की जो भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जा सके। गांव में बिजली, पानी, सड़क और शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदान की जा सके। उसके बाद है अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार।
अनुच्छेद 41 कह रहा है कि कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार और लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 42 जो है यह कहता है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, यानी अनुच्छेद 42 में जो है काम को न्याय संगत तरीके से और मान सम्मान सहित और तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, यानी कि जो भी महिलाएं हैं उनको प्रसूति के समय जो सहायता प्रदान की गई है, इसका उपबंध जो है अनुच्छेद 42 में किया गया है। अनुच्छेद 43 है कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, यानी कि अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि जो भी कारीगर हैं उनके लिए निर्वाचन, मजदूरी तथा कुटीर उद्योग में प्रोत्साहन, यानी कि इनको जो मजदूरी है और उनका जो कुटीर उद्योग है उसमें प्रोत्साहन मिलने का अधिकार अनुच्छेद 43 में दिया गया है। अनुच्छेद 44 जो है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता है, यानी कि भारत में निवास करने वाले सभी लोग जो हैं वो समान सार्वजनिक संहिता यानी सिविल संहिता यानी सरकारी सिविल संहिता का उनको एक समान अधिकार प्राप्त है कि उनको सिविल संहिता एक समान प्राप्त हो सके। अनुच्छेद 46 ये कहता है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्ग के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, यानी कि जो भी अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति और दुर्बल वर्ग के लोग हैं, इन जातियों के जो हित हैं और अर्थ संबंधी हित हैं, यानी कि इनकी जो भी आवश्यकताएं हैं इनका हित करना और इसमें अभिवृद्धि करना अनुच्छेद 46 के अंतर्गत रखा गया है। इस वर्ग को शिक्षा और अर्थ और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, क्योंकि ये दबे कुचले वर्ग से आते हैं, दुर्बल वर्गों से आते हैं, तो इनको इन चीज़ में शिक्षा और अर्थ संबंधी अभिवृद्धि करके इनके स्तर को ऊपर उठाया जा सकता है, जो अनुच्छेद 46 में वर्णित है। अनुच्छेद 47 पोषण स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य, यानी कि अनुच्छेद 47 जो है यह राज्य में निवास कर रहे लोगों को उनका पोषण स्तर, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का कर्तव्य जो है राज्य सरकार के पास है। तो जब भी किसी देश में महामारी आती है, भूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है, तो उस समय सरकार क्या करती है, सबको पोषण उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार की होती है और सभी अपने नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा लोक स्वास्थ्य, यानी कि कोई भी महामारी जैसी बीमारी न फैले, इसके लिए लोक सुधार का कार्यक्रम जो है राज्य सरकार को चलाने का निर्देश है। उसके बाद है अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 में यह कहा गया है कि कृषि एवं पशुपालन का जो अनुच्छेद 48 के अंतर्गत कृषि एवं पशुपालन का संगठन का मतलब यह है कि कृषि और पशुपालन को भारतीयों के बीच इसको बढ़ावा दिया जाए, दूध उद्योग और कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, जिससे लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान करता है। इसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी सबकी है, संवर्धन की जिम्मेदारी सबकी है और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना सबका कर्तव्य है। उसके बाद से अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 49 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्मारक हैं, स्थान हैं और वस्तु हैं, इसके संरक्षण की जिम्मेदारी भारत के प्रत्येक एक व्यक्ति को है जो भारत का नागरिक है। अनुच्छेद 50 जो है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 50 जो है वह कार्यपालिका और न्यायपालिका को अपने कार्यों के आधार पर इनका पृथक्करण करता है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, यानी कि यह जो अनुच्छेद 51 है वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए
इसमें प्रावधान है कि भारत जिस भी देशों के साथ अपना संबंध स्थापित करता है तो वहाँ पे शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए इसमें वर्णन किया गया है। उपरोक्त अनुच्छेद के अतिरिक्त कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं जो राज्य के लिए निर्देशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं। अनुच्छेद 350 क अनुच्छेद 50 क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान है। यानी कि जो भी प्राथमिक स्तर के विद्यालय हैं उनमें मदर लैंग्वेज यानी मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा देना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे बच्चे जो अन्य भाषाओं को नहीं जानते हैं और अपनी मातृभाषा को जानते हैं और स्कूल में जाने के बाद से उनकी जो भाषा परिवर्तित हो जाती है, जिससे वो सीखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। तो इसलिए 350 क में यह उपबंध दिया गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना आवश्यक है। अनुच्छेद 351 हिंदी को प्रोत्साहन देना। अनुच्छेद 351 में हिंदी को प्रोत्साहन देने का प्रावधान है, जिससे कि भारत की भाषा जो हिंदी है, राष्ट्रभाषा जो हिंदी है, इसको प्रोत्साहन देकर और भारत में अधिक से अधिक हिंदी के महत्व को बताना है। अब नोट में एक चीज़ दिया गया है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन जो है केटी शाह का है, यानी कि केटी शाह ने कहा है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व है इसको उन्होंने चेक बताया है, जो बैंक की सुविधा के अनुसार ही दी जा सकती है। अब हम लोग देखते हैं कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या अंतर है। इसमें अंतर हम लोग देखेंगे, नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और जो मौलिक अधिकार है यह यूएसए के संविधान से लिया गया है। यह अंतर हो गया पहला अंतर, यानी कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और मौलिक अधिकार जो है यह यूएसए के संविधान से लिया गया है। यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। दूसरा है, इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है और मौलिक अधिकार का जो वर्णन है इसका वर्णन भाग 3 में किया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता, लेकिन मौलिक अधिकार जो है इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत है यह समाज की भलाई के लिए है और जो मौलिक अधिकार है यह व्यक्ति की भलाई के यानी व्यक्ति के अधिकार के लिए है। पांचवा है, इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है, यानी कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है और मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यह सरकार के अधिकारों को बढ़ावा देता है और जो मौलिक अधिकार है यह सरकार के महत्व को घटाता है। सातवां अंतर है कि यह जो नीति निर्देशक सिद्धांत है यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है और मौलिक अधिकार जो है यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से जो नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार में जो अंतर है हम लोगों ने देखा। यह सेशन आपको कैसा लगा? और हम लोग मिलते हैं अब अगले पार्ट में। मौलिक कर्तव्य क्या है जो संविधान में वर्णित हैं, भारत के लोगों के लिए मौलिक कर्तव्य जो संविधान में रखे गए हैं वो कौन से हैं, इसके साथ मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। मिलते हैं हम लोग। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।